Hello everyone, welcome to the session of accountancy. Class 11, today we are going to see and continue with the task of cash book. हमने अपने प्रीवियस सेशन के अंदर कैश बुक डिस्कस किया था आपके साथ, तो हमने कैश बुक के अंदर आपको इंट्रोडक्शन से लेकर सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक के हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सेशन डिस्कस किए थे। आज हम अपनी कैश बुक को 3 कॉलम कैश बुक की नजर से देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी हाउ 3 कॉलम कैश बुक इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम्स। यहां हमें देखना है, सिंस आप में से बहुत सारे क्या सीबीएसई के अंदर अगर बात करें तो ये उनके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल देयर आर मैनी बोर्ड्स जहां पे 3 कॉलम कैश बुक आज भी सिखाई जाती है, अप्लाई करवाई जाती है। तो नो डाउट फ्रॉम दो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर गोइंग टू कंडक्ट दिस सेशन। तो यहां अगर हम बात करते हैं 3 कॉलम कैश बुक की, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब कैश, बैंक और डिस्काउंट कॉलम तीनों एक साथ यूज किए जाते हैं, जो इनफैक्ट रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट हैं, उनका ट्रीटमेंट एक सिंगल कैश बुक में कैसे होता है, उसके लिए हमने आपके सामने एक क्वेश्चन प्रोड्यूस किया है। आई होप हम इस क्वेश्चन को यूज करके जब अपना 3 कॉलम कैश बुक का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम अपने क्वेश्चन को और 3 कॉलम कैश बुक को कैसे बना सकते हैं। राइट, इट्स एन इंफॉर्मेटिव सेशन, इट्स अ नॉलेजेबल सेशन, तो प्लीज फोकस टिल द एंड ऑफ दिस सेशन। ओके, तो चलिए सबसे पहले तो फॉर्मेट डिस्कस करते हैं इसका। कैश बुक यूजिंग कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम के अंदर हम कहते हैं, जब डेबिट साइड की बात की जाए तो डेट का कॉलम, रिसीट का कॉलम, एलएफ और 3 कॉलम पेमेंट के होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। लाइकवाइज क्रेडिट साइड के अंदर भी सेम कॉलम होते हैं, डेट, पेमेंट, एलएफ, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। 3 आपके अमाउंट के कॉलम हो गए जहां रेस्पेक्टिव अमाउंट आएंगे। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि 6 कॉलम आपके डेबिट में और 6 कॉलम आपके क्रेडिट के अंदर है। फॉर्मेट इज नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इजी है, याद रखना भी इजी है, बनाना भी। ऑलवेज टेक पेंसिल एंड रूलर टू ड्रॉ फॉर्मेट। हम कभी भी पेन को रिकमेंड नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेन से आपका सारा वर्क अनटाइडी होता है। सो यूज ऑलवेज पेंसिल एंड स्केल टू ड्रॉ योर फॉर्मेट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास दे रखा है डेट इज 2026, तो हम दोनों जगह पे 2026 पॉइंट कर लेते हैं। 2026, ठीक है। अप्रैल 1 है तो यहां भी हम मंथ अप्रैल और यहां भी अप्रैल को इंडिकेट कर लेते हैं। सिंस हमें बैलेंस दे रखा है कैश और बैंक के, और मैंने ये बात आपसे पिछले सेशन में डिस्कस की थी कि डिस्काउंट एक्सपेंस और डिस्काउंट इनकम का आपका एग्जाम्पल होता है, तो कभी भी कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है। उनको हम सीधे सीधे अपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो वो उसी साल अपने प्रॉफिट और लॉस के अंदर ऐड या लेस कर दिया जाता है। ओके, तो यहां अगर हम बात करते हैं अपना बैलेंस की, तो हमें बैलेंस गिवन है कैश का और बैंक का। तो अगर अप्रैल 1 की बात करें, बैलेंस हम हमेशा खोलते हैं टू बैलेंस B/D से। कैश का अमाउंट दे रखा है आपको 25,000 का, तो मैंने सीधे सीधे 25,000 मेंशन कर दिया। बट यहां बैंक के आगे क्रेडिट लिखा है, तो इसका मतलब ये बैलेंस ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। तो यहां हम अपना अप्रैल 1 डाल के पेमेंट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे और अमाउंट आप बैंक कॉलम में डाल दोगे 40,000 का। इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि इतना पेमेंट हमें बैंक को देना है, क्योंकि उसने हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी है। क्रेडिट यानी उधार पे पैसा दिया था हमारे खर्चे करने के लिए, जो बैंक यूजुअली प्रोवाइड करता है। तो यहां अगर हम थोड़ा सा आगे चलें, तो आपके पास दे रखा है 4 अप्रैल की एंट्री है, गुड्स परचेज इन कैश ₹10,000 एट 95%। इसका मतलब क्या है कि जो 10 लाख के गुड्स हमने खरीदे हैं वो हमने कैश में खरीदे हैं, पर हमने 95% पे खरीदे हैं। इसका मतलब 10,000 का 95% होता है 9,500। देखो, अगर हम यहां पे कुछ रफ काम करते हैं तो 10,000 का 95% हम निकालें तो वो होता है 9,500। इसका मतलब ये हो गया कि जो 500 रुपए का डिस्काउंट है, ये अमाउंट हमारा डिस्काउंट रिसीव के रूप में काम करेगा। ओके, क्योंकि हमने 10,000 के गुड्स खरीदे हैं पर 500 रुपए डिस्काउंट के साथ। तो हमारी एंट्री क्या चलेगी, जो रिकॉर्ड करनी है, अप्रैल 4 में बाय परचेजेस, और अमाउंट आपके पास कैश के अंदर कम होगा 9,500 और डिस्काउंट कॉलम में आप दिखा दोगे 500। So this is how we are going to make an entry of goods purchase at discount, जिसमें हमने कैश के अंदर अमाउंट दिखाया,
पेमेंट का और 500 का जो डिस्काउंट है, दिस इज डिस्काउंट रिसीव, दिस इज द डिस्काउंट दैट इज आवर इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। रूल फॉलो हो रहा है सीधा सीधा, ठीक है। नाउ अप्रैल 7 की बात करें, गुड्स सोल्ड एट ₹35,000 इन कैश एट 90%। अब यहां पे भी वही बात हो रही है, आपने गुड्स बेचे पर 90% वैल्यू पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू। 35,000 का 90% कितना होता है? अगर हम निकालें तो ये आता है 31,500। इसका मतलब 90% जो आपने निकाला है वो अगर 31,500 आता है तो इसका जो 10% रह गया वो हमारा हो जाएगा डिस्काउंट अलाउड। ओके, तो ये एक बात तो क्लियर हो गई कि जब आपने कुछ खरीदे तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, जब आपने कुछ बेचे तो वो डिस्काउंट अलाउड हुआ। तो यहां पे हम अपनी 7 अप्रैल की एंट्री करेंगे। टू सेल्स, आपने गुड्स बेचे हैं कैश में, तो कैश आपके पास आया है 31,500 का, डिस्काउंट अलाउ किया गया है 3,500 का। तो बाय दिस वी कैन से हमारी एंट्री बन गई अप्रैल 7 की भी। ओके, नाउ अगर हम अप्रैल 12 पे नजर डालें तो ये वाली एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश ₹40,000। ये हमारी इनफैक्ट क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है जो जर्नल प्रॉपर में या फिर परचेज बुक का पार्ट बनेगी। तो यहां अगर हम बात करते हैं आपके पास जर्नल की, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रमेश करते तो इसमें कैश का कोई एलिमेंट नहीं आया। तो यहां अगर आपने रमेश से कुछ खरीदे तो ऑन क्रेडिट खरीदे हैं, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होगी, तो इसके आगे एक छोटा सा हम क्रॉस लगा देते हैं। ओके, नाउ कम टू अप्रैल 14। अप्रैल 14 को बोला गया है पेड टू रमेश डिस्काउंट रिसीव 2,000। जो रमेश से हमने कुछ खरीदे थे उसका पेमेंट हम 14 को कर रहे हैं, 2 डेज आफ्टर। तो यहां हमारे पास जो एंट्री बनेगी 14 को बाय रमेश, सिंस वी आर मेकिंग पेमेंट टू रमेश, तो पेमेंट के सेक्शन में रमेश का अमाउंट लिखा हमने और हमने पूरा पेमेंट, डिस्काउंट हमें कितना मिला 2,000। तो अगर 40,000 का पेमेंट करना था उसमें से 2,000 का डिस्काउंट हमने हटा दिया तो पेमेंट कितना किया, दैट इज 38,000। सिंस यहां पे कुछ स्पेसिफाई नहीं है कि कैश में किया है या चेक में किया है, तो बाय डिफॉल्ट हम हमेशा कैश का अमाउंट लेते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा कैश का अकाउंट और अमाउंट दोनों मेजर करने हैं। कैश ही आपका बाय डिफॉल्ट पेमेंट दिखाता है। चेक आपका स्पेसिफाई होना चाहिए, चेक मस्ट बी क्लियरली स्टेटेड, जो आगे वाली ट्रांजैक्शन में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां आपके पास 14 की एंट्री क्लियर हो गई। थर्ड, हमारी 3 कॉलम कैश बुक चल रही है जिसके अंदर 3 कॉलम हमने आपके डिफाइन कर रखे हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। लिखा है गुड्स सोल्ड ₹50,000 टू सुरेश एट ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो अगर सुरेश को हमने गुड्स बेचे, देखो सुरेश को हमने बेचे हैं 50,000 के गुड्स, रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट के साथ जो होता है 10,000, तो हमारी मार्क्ड प्राइस जो बिलिंग प्राइस है वो हो जाएगी 40,000। तो इसका मतलब यहां भी वही बात हो रही है जो आपके अप्रैल 12 में हो रही थी, ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। गुड्स बेचे जा रहे हैं सुरेश को उधार पे, तो इसकी भी कोई एंट्री आपके कैश बुक में नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपके कैश बुक को बहुत मजबूत बनाती हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो यहां अगर मैंने बात करी गुड्स सोल्ड ₹50,000 टू सुरेश एट ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो अब हमारे पास एंट्री बननी चाहिए सुरेश डेबिट टू सेल्स 40,000। इसका मतलब हमें सुरेश से 40,000 रुपए का अमाउंट लेना है। ठीक है, अब वो कैसे लेते हैं ये आगे आने वाली ट्रांजैक्शन बता रही है हमें। अप्रैल 19 को रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश 36,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सुरेश को पेमेंट करना था 40,000 का, 40,000 का। इनफैक्ट ही इज मेकिंग द पेमेंट ऑफ 36,000, सो वी आर ऑफरिंग हिम और अलाउइंग हिम द डिस्काउंट ऑफ 4,000। ठीक है, तो 36,000 का पूरा पेमेंट हो रहा है, तो हम यहां पे क्या करेंगे 19 को हम लिखेंगे टू सुरेश, सिंस वी आर रिसीविंग फ्रॉम हिम, तो रिसीट्स के टर्म में सुरेश का नाम आ जाएगा। कितना अमाउंट ले रहे हैं हम उससे 36,000 का, और डिस्काउंट कितना अलाउ कर रहे हैं हम 4,000 का। तो यहां हमारे पास 36,000 हमने दिखा दिया सुरेश से। अब देखो यहां भी वही बात है जो मैंने इस ट्रांजैक्शन मिली थी
कि अगर आपको पर पेड और रिसीव्ड लिखा हुआ है और ये स्पेसिफाई नहीं है कि आपने पेमेंट कैश में लिया है या चेक में लिया है, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा कैश यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। सो नाउ वी हैव सीन ट्रांजैक्शन टिल अप्रैल 19। सेटलमेंट पूरा हो गया सुरेश का, अमाउंट हमने रिसीव कर लिया, 4000 का डिस्काउंट दे दिया। अब आती है बात अप्रैल 20 की, डिपॉजिट ₹25,000 इन बैंक। अब आएगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री क्यों आएगी? क्योंकि कैश और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। तो यहां अगर हम बात करते हैं डिपॉजिट किया है तो बैंक इज द रिसीवर ऑफ द अमाउंट, तो हमारी वैसे जर्नल करते तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, उसी को ही हम यहां फॉलो करवाएंगे। देखो, रिसीट और पेमेंट दोनों तरफ एंट्री होगी, इसलिए कॉन्ट्रा बोला जाएगा। तो पहले तो बैंक पे करते हैं हम, बैंक डेबिट टू, डेट हमारी क्या थी? 20। तो बैंक डेबिट टू कैश और अमाउंट आपके पास कितना है? 25,000, जो आप बैंक के अंदर सीधा सीधा प्लेस कर दोगे और आप आगे क्या लिख दोगे? सी फॉर कॉन्ट्रा। लेजर फोलियो में आप कॉन्ट्रा एंट्री मेंशन करेंगे और सेम इसी 20 तारीख को आप क्या करोगे? बाय बैंक अगेन कॉन्ट्रा और कैश अकाउंट से आप 25,000 माइनस कर देंगे। यानी 25,000 हमने बैंक में जमा करा दिए, बैंक में जमा हो गए तो बैंक के अंदर डेबिट हो गए, हमारे पास से कैश चला गया तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट हो गया, कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। ठीक है, ये हुई हमारी 20 तारीख की एंट्री। दिस इज ऑल्सो डन। हमने जो उधार की एंट्री थी जो हमने करी नहीं, दोनों क्रॉस हो गई। तो यहां आपने कई सारी बातें नोट करी है। पहला, बैलेंसेस कैसे शो करने हैं, अगर बैंक का क्रेडिट हो तो क्रेडिट साइड में दिखाना है। फिर कैश की ट्रांजेक्शन, और अगर कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन है वो दिखानी नहीं है, कैश की दिखानी है। कैश में हमने सारी ट्रांजेक्शन अब तक लेते चले हैं। आपने अगर कोई फुल सेटलमेंट लिया है, डिस्काउंट आपने लिया या दिया है, उसको हमने प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करके भी दिखाया है। अब आगे चले तो आपने कॉन्ट्रा एंट्री भी कर दी कि पैसा बैंक में जमा कराने की एंट्री करी, दोनों तरफ करी, और एलएफ के अंदर सी का लेटर भी मेंशन किया है फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। अब यहां थोड़ा सा आगे चलते हैं, अप्रैल 24 पर आते हैं। पेड 10,000 रुपीज बाय चेक फॉर बिलिंग मशीन परचेज। बिलिंग मशीन परचेज किया है तो इसका मतलब आपने एक छोटा सा एसेट खरीदा है। तो यहां पे 24 को हम अपनी ट्रांजैक्शन लेंगे बाय बिलिंग मशीन और अमाउंट आपके पास आ जाएगा 10,000 जो आपने चेक के थ्रू पे कर दिया। दिस इज वेरी सिंपल ट्रांजैक्शन, सीधे सीधे हो गई। फिर आती है आपके पास 28 को पेड रेंट बाय कैश, सैलरी बाय चेक। तो एक ही लाइन में दोनों एंट्री पूरी कर सकते हैं वैसे तो हम, पर हम अलग अलग करके दिखा देंगे। बाय रेंट बाय सैलरी। तो रेंट आपने पे किया है कैश में, तो वो अमाउंट तो आप कैश में से लगा दो। ठीक है, कैश के पेमेंट साइड के अंदर क्रेडिट साइड में दिखा दिया। और सैलरी आपने चेक से पे करी है तो सैलरी विल बी 10,000। ठीक है, तो यहां आपकी 28 में दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन हो गई, एक कैश से और एक चेक से। चेक इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक, तो वो हमने बैंक से दिखा दिया। 28 तक हो गई। लास्ट ट्रांजैक्शन कहती है रिसीव्ड कमीशन ₹8,000 इन बैंक। अब कमीशन आपके पास डायरेक्टली बैंक के अंदर आया है तो बैंक अकाउंट भर गया होगा हमारा। ठीक है, अगर बढ़ा या फिर भरा तो इसका मतलब आप क्या करोगे? जिस भी अकाउंट से आपका बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है उसको डेबिट करोगे कमीशन और अमाउंट दिखा दोगे 8,000 बैंक में। तो यहां तक हमारी बात सारी क्लियर हो गई। हमने अब तक अपना मेजर काम खत्म कर दिया है, आखिरी काम हमारा बचा है। सारी ट्रांजैक्शन पूरी करने के बाद हम अपनी कैश बुक को बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि आपके पास, हमने पहले भी कहा था, दोबारा कह रहे हैं, आपके कभी भी डिस्काउंट कॉलम बैलेंस नहीं होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है आपको। ओके, तो सबसे पहले तो हम डिस्काउंट को ही एडजस्ट कर लेते हैं। टोटल ये हो गया 7,500। दिस इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड and this is 2,500. This is the amount of discount received. Both have to be shown separately in your account. Discount received अलग दिखाया जाएगा, discount allowed अलग दिखाया जाएगा, ये बात कंफर्म है। ठीक है,
एक एक्सपेंस है और एक इनकम है। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है और डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है। ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था। ओके, अब हम करते हैं अपने कैश की बात। तो कैश का टोटल हम करते हैं, फिर क्रेडिट साइड पे लेके जाएंगे, देखते हैं कितना बैलेंस आता है ऑन अप्रैल 30 बाय बैलेंस सी बाय डी। अब कैश का बैलेंस कितना है टोटल करने के लिए हमें आना पड़ेगा डेबिट साइड। 500 2 carry on 1 9 92,500 will be carry forward to the क्रेडिट साइड। इसमें से सारे खर्चे माइनस कर देते हैं, देखते हैं कितने आ रहे हैं। 77,500 का पेमेंट आ रहा है, 92,500 की रिसीट आ रही है, टोटल 15,000 का नेट कैश बैलेंस दिखाई दे रहा है। एक बार काउंटर चेक करके देख लेते हैं। लेट अस सी वेदर वी आर राइट। 5 + 25 30 + 38 68 9 77,500। तो यहां हमारे पास 15,000 का कैश बैलेंस रह गया एट द एंड। बट अभी बैंक का बैलेंस करना बाकी है। अब यहां ध्यान से देखो तो अभी भी हमारी क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, 40 50 60,000 से क्रेडिट साइड बड़ी है। लेके जाएंगे हम डेबिट साइड पे, इसका मतलब अभी भी हमारे बैंक में ओवरड्राफ्ट बचा हुआ है। तो यहां सेम 30 तारीख को हम बैंक का बैलेंस निकालने जा रहे हैं, जो इनफैक्ट डेबिट में क्लोज होगा। तो अगेन क्रेडिट बैलेंस रह गया हमारा, कितना रह गया लेट्स फाइंड आउट। 25 + 8 33 + 27,000 हो गया हमारा 60,000। ठीक है, इसका मतलब जो ओवरड्राफ्ट 40,000 था वो अब 27,000 रह गया, 27,000। तो ये आपके पास हमारा एक छोटा सेशन रहा है जिसके अंदर हमने 3 कॉलम कैश बुक आपके साथ डिस्कस किया है आज। आई होप इस 3 कॉलम कैश बुक से आपको एक इंफॉर्मेशन मिली होगी कि इनकेस अगर आपको 3 कॉलम के साथ कैश बुक बनानी हो तो हाउ कैन यू इजीली एंड कंफर्टेबली प्रिपेयर कैश बुक यूजिंग ऑल द रेस्पेक्टिव कॉलम्स। यहां हमने क्वेश्चन इसलिए प्रोड्यूस किया था ताकि आप अपनी पूरी कैश बुक को बड़े सिस्टमैटिक ढंग से तैयार कर सकें और बना सकें। राइट, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन आएगा गाइस, तो वो होगा हमारा आखिरी सेशन कैश बुक का, जिसमें हम पैटी कैश बुक डिस्कस करेंगे आपके साथ। उस पैटी कैश बुक के अंदर हम बड़े सारे कॉलम बनाएंगे पेमेंट की, और ये बताएंगे कि जब छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड किए जाते हैं तो किस नाम से और कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। उसको हम इंप्रेस्ड सिस्टम ऑफ कैश बुक बोलते हैं, तो क्यों बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आपका नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ मोस्ट वंडरफुल टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।